नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। क्या बात हो गई? पार्टी के पास अपना कोई नहीं था क्या? पार्टी डर गई है इसका मतलब, तभी तो किरण बेदी जैसे चेहरे को सामने लाया। सतीश उपाध्याय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कि नहीं है? सतीश जी ये बताइए कि आपकी पार्टी जो है ना आजकल बहुत उधार के चेहरे बहुत लेके आई है। सडनली जैसे कहते हैं कि ऊपर से सैटेलाइट से स्पेस से आप लोगों ने अपने चेहरे उतार दिए। क्या बात हो गई? पार्टी के पास अपना कोई नहीं था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी में जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ है और मोदी जी के प्रति लोगों का रुझान और झुकाव हुआ है, इस परिवर्तन को देख करके बहुत सारे लोगों की मान्यताएं और ख़ास करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा एक एफिलिएशन पार्टी की तरफ हुआ है और उसको देख करके बहुत सारे लोग पार्टी में आ रहे हैं, तो उन सबका स्वागत है। किरण बेदी जी को अवतरित कराया गया है और जितनी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के लीडर थे सारे कद्दावर लीडर रहे हैं, बहुत सालों से कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, उनका जुड़ाव रहा है, काम किया है यहाँ पे। उन सबको एक साइडलाइन कर दिया गया और एक चेहरे को सामने कर दिया गया, वो किरण बेदी का चेहरा। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई साइडलाइन है। लोगों के आने से ये तो मन की स्थितियां हैं। हम इसको ये मानते हैं कि साइडलाइन हो रहा है या हम उसको समावेश कर रहे हैं, दोनों बातों में फ़र्क है। साइडलाइन में और समावेश में, पार्टी में हमारे यहाँ जिस तरह का काम हम लोग करते हैं, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरे पास खाली किरण बेदी ही नहीं आई हैं, बहुत सारे लोग जिन लोगों ने परिवर्तन किया है। कांग्रेस के लोग आए हैं, डॉक्टर एस सी वत्स आए जिन्होंने 3 बार वो MLA रहे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। शाजिया इल्मी आई हैं एंड शी इज़ नॉट रेडी टू फाइट इलेक्शन। तो इस तरह से लोगों का समावेश होना और जिनकी समाज में एक प्रतिष्ठा है वो लोग आए हैं। ये परसेप्शन और सोच अलग अलग है कि, लेकिन परसेप्शन तो यही बना कि जो दिल्ली प्रदेश की जो लीडरशिप थी, जो इतने दिन से काम कर रही थी, उनको एक किनारे करके नए नए लीडर्स को लाया गया और उनको उनके ऊपर बैठा दिया गया। अब जैसे आप देख लीजिए किरण बेदी जी, उनका पूरा हाव भाव जिस तरीके से वो आई, वो तो यही लग रहा है ना कि वो भाई आपकी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं। देखिए, ऊपर कोई नहीं बैठता, हर एक की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और वो भूमिका हर एक को अपनी भूमिका अदा करनी है। ऊपर बैठने का तो सवाल ही नहीं है। हमारी पार्टी बहुत पुरानी है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और पार्टी में जो भी लोग आते हैं हर एक की एक भूमिका तय होती है। अब उनकी क्या भूमिका तय होगी, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, चीफ मिनिस्टर का सवाल है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी तो कल वो पार्टी में आई हैं परसों, और उनकी भूमिका के बारे में भी तय होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ऊपर कौन बैठेगा। पार्टी एक सिस्टम से चलती है, पार्टी में बहुत लोग आते हैं, उनका समावेश होता है और ऐसे बहुत सारे लोग आए। किरण जी कोई नया अपभ्रंश नहीं है या अपवाद नहीं है। नहीं, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि अब के आम आदमी पार्टी या केजरीवाल वर्सेस बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी एंड केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी हो गया है। नहीं, ये भी एक परसेप्शन है। पहले था कि आम आदमी वर्सेस, कभी उन्होंने मुखी चला दिया, कभी आम आदमी वर्सेस मोदी जी चला दिया, कभी अब हो गया आम आदमी वर्सेस अपना मैडम का नाम आ गया, किरण बेदी जी का आ गया। तो ये परसेप्शन है, ये चीज़ें लगातार। लेकिन ये बताइए कि अगर किरण बेदी को लाना ही था तो थोड़ा पहले लाना चाहिए था, थोड़ा और काम करती। अब ये सवाल तो आप किरण जी से ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं कि उनके आने का जो समय है, उन्होंने ये समय पहले आ सकती थी या नहीं, उनसे पहले से बातचीत होगी। लेकिन उन्होंने जब तय किया, पार्टी ने उनको स्वागत से लिया पार्टी में। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि किरण बेदी क्या आपके मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, पार्टी का एक सिस्टम है। उम्मीदवार भी छोड़िए, चेहरा है। नहीं, मैंने कहा ना, आप चेहरा भी और उम्मीदवार दोनों, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, ये एक फैसला ऐसा है जो हमारा चुनाव समिति करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। और आज की स्थिति में पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगा तो निश्चित रूप से वो इसके बारे में फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से कल उन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मेरी मोदी जी से बात हुई और मैं मोदी जी की बात सुन करके और फिर मैं अमित शाह, और जिस तरीके से उनको तवज्जो भी दिया गया, उनको अमित शाह जी अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आए, मोदी जी से वो मिली, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी तभी मैं इस पार्टी में आऊंगी। नहीं, देखिए, जहाँ तक मोदी जी से अंडरस्टैंडिंग हुई, देश के प्रधानमंत्री हैं, शीर्ष नेता हैं, उनसे क्या बात हुई उस पर तो मैं टिप्पणी कर नहीं सकता, मुझे मालूम भी नहीं।
लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक काम करने का स्टाइल है, लोग अपने तरीके से काम करते हैं और इसलिए वो उसके लिए जाने भी जाते हैं। किरण बेदी अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से उनका नाम क्रेन बेदी हो गया था, तो उनकी अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल है, सब लोग अपने तरीके से काम करते हैं। अब जब लोग जिस स्टाइल से काम करते हैं, बोलते हैं, बातचीत रखते हैं, तो तमाम तरह के परसेप्शन उसमें से निकलते हैं और जो परसेप्शन आप निकाल रही हैं ठीक ही निकाल रहे होंगे, लेकिन पार्टी इसके बारे में निश्चित रूप से एक डिसीजन लेगी, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके बारे में तय करेगा और वो सामने जरूर आएगा। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लीडर्स के ऊपर एक सुपर लीडर बैठा दिया गया है? मुझे लगता है कि ये भी एक सोचने का प्रश्न है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि किरण बेदी की भूमिका, उन्होंने तो अपनी भूमिका तय कर दी है कि मैं सुबह से शाम तक जाऊंगी, बिना अनाउंस किए ऑफिसर्स को जाऊंगी, साथ में सेक्रेटरीज जाएंगे। ये कौन, एक तो चीफ मिनिस्टर ही कर सकता है ना, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है ना। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, वो ये कह रहे हैं कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हो गई, मेरी अमित शाह जी से बात हो गई। वो तो उन्होंने अपने आप को सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया है। मैंने कहा ना, ये तो काम करने का स्टाइल है हर एक का। उन्होंने ये उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं सीएम के कैंडिडेट हूँ। भाई उन्होंने वर्बिटम नहीं कहा होगा, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मेरा काम जो होगा, मैं तो सुबह निकल जाऊंगी 9 बजे अनअनाउंस्ड, हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करूंगी और हमारे साथ सेक्रेटरीज भी जाएंगे। इसका क्या मतलब है? वो अपने काम करने की स्टाइल की बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पुलिस में मैं थी तो मैं इस तरह से काम करती थी, अपनी स्टाइल बता रही थी, वो बताना है और पार्टी उनकी भूमिका तय करेगी। अगर सीएम भी तय करना होगा तो पार्टी तय करेगी ना, जो भी कुछ होगा, लेकिन हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका है। उमेश जी, लेकिन किरण बेदी ने जिस तरीके से अपना प्रोजेक्शन, परसेप्शन बनाया है, वो तो वही है ना कि भाई जो बोल रही है कि मैं सुबह निकलूंगी, मैं जाऊंगी, मेरे साथ सेक्रेटरीज होंगे, मैं अनअनाउंस जाऊंगी। ये कोई मुख्यमंत्री ही बोल सकता है, पार्टी अध्यक्ष तो नहीं बोल सकता ना। नहीं, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक बताया था कि जब मैं दिल्ली पुलिस में थी तो मैं किस तरह से काम करती थी। मैं सुबह ही बिना बताए निकल जाती थी, थानों में चली जाती थी। और मैंने आपको कहा कि उनकी जो एक पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, जो काम करने का स्टाइल है, इसलिए वो बाकी लोगों से अलग। तो दिल्ली बीजेपी डंडे खाने के लिए तैयार है ना, वो तो डंडे वाली किरण बेदी, क्रेन बेदी, इन्हीं नामों से जानी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीतिक दलों में ये सब इस तरह का डंडे और ये सब की ज़रूरत तो चलता भी नहीं है, लेकिन पार्टी में सब लोग आए और उनको पार्टी के सिस्टम को समझ करके ही काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी क्या आज बीजेपी का जो चेहरा हो गया है वो अन्ना के लोगों का चेहरा हो गया है। ये क्या बात है कि बीजेपी के सारे लीडर्स पीछे चले गए और किरण बेदी, शाजिया इल्मी, इन लोगों के चेहरे सब सामने आ गए। जो लोग अन्ना के अनुयायी रहे हैं, जो लोग अन्ना के शिष्य रहे हैं, वो आज बीजेपी के शीर्ष स्थान पर आ गए। उनके भरोसे बीजेपी चल रही है, ये क्या हो गया? नहीं, मैं तो नहीं मानता। ये शाजिया इल्मी तो कल पार्टी में आई है, वो कैसे शीर्ष पर आ गई? और ना उनको वो कोई चुनाव लड़ रही हैं, कोई शीर्ष पर तो बैठी नहीं। किरण बेदी जो अन्ना के आंदोलन में रही हैं, निश्चित रूप से पार्टी में आई हैं। शीर्ष ये 2 लोग आए हैं, बाकी शीर्ष पर तो कोई नहीं बैठा। वो चेहरा नहीं है, नहीं वो चेहरा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि शाजिया इल्मी का अपना एक शख्सियत है, वो एक पत्रकारिता से हैं, उनकी अपनी एक पहचान है निश्चित रूप से, लेकिन कोई ऊपर आकर के बैठा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं। लेकिन एक बात बताइए, कहीं ना कहीं तो कोई चीज थी ना कि पार्टी के सीनियर लीडर्स को, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा कि किरण बेदी या शाजिया इल्मी जैसे चेहरों की अब जरूरत पड़ गई है। नहीं तो क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है ना, कहीं तो आप लोगों के काम में कोई कमी होगी, कुछ तो होगा। नहीं, इसलिए नहीं है। ये खाली शाजिया इल्मी और किरण बेदी ही पार्टी में नहीं है। गत दिनों में बहुत लोग पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया है। आम आदमी के संस्थापक मेंबर वो भी आए हैं जो उस आंदोलन में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के बहुत लोग आए हैं। वत्स को ज्वाइन कराने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की पूरी लीडरशिप नहीं बैठी। नहीं, मेरा क्या कहना है, उनको नहीं, सवाल है ना, मैंने कहा कि जैसे किरण बेदी हैं, हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफाइल है, अपना परसेप्शन है और उसके तहत वो काम करता है। कोई सीधे आपको जानता है, कोई आपको नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं, तो जिसका जहां संबंध है वो उसके हिसाब से बात करता है। स्थिति तो यही है आज की डेट में सतीश उपाध्याय जी, कि दिल्ली प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको थोड़ा बैकफुट पर कर दिया गया है
और जो अन्ना आंदोलन से आए हुए चेहरे थे उनको आगे कर दिया गया। क्या बात है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है क्या बीजेपी के अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता ये ऐसा कोई, जिस विश्वसनीयता की आप बात कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल किरण बेदी के कारण से इस तरह का एक परसेप्शन, और नेचुरली ये बात सही है कि किरण बेदी की अपनी एक ईमानदारी की इमेज है। वो जिस तरह से अन्ना आंदोलन में जुड़ी थी और उसके कारण से केजरीवाल जो एक झूठ की फैक्ट्री दिल्ली में चला रहे हैं लगातार, जिस तरह से एक अनार्किज्म अप्रोच है और उनकी चीज़ों को ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। निश्चित रूप से ये लोग आए हैं और इन लोगों को उनकी सब चीज़ें मालूम है। नाउ दे विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। कहते हैं अंदर की बात तो जो है कि प्रधानमंत्री जी जब 10 तारीख की रैली हुई आप लोगों की, और उस रैली को उतना उस सक्सेस स्टोरी की तरह से नहीं देखा गया क्योंकि उसमें उस तरीके की भीड़ नहीं थी, और केजरीवाल जी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल वर्सेस बनाम मोदी वो चुनाव बना दिया था। तो मोदी जी बहुत चिंतित हो गए। कहते हैं अगर दिल्ली नहीं जीतेंगे तो मोदी जी की इमेज पर, पूरी उनकी उस पर क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा एक थप्पा लगेगा। इसलिए ये सारे ताना बाना बुना गया है कि पूरी नई चीज को ले आओ, पूरी नई लीडरशिप को ले आओ, नए चेहरे को ले आओ, जिससे कि हम वापस से कुछ गेन कर सके। मुझे मालूम नहीं आप रैली के किस परसेप्शन की बात कर रहे हैं। आपका पूरा मीडिया क्रू भी वहाँ पर था और वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग भी सारी हुई है। मोदी जी के साथ में पूरा समय था। सवाल ये है ना कि एक एनार्किस्ट, नहीं, ये एनार्किस्ट अप्रोच का जो फोबिया है वो मेरे को शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, और उसको अनायास मीडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा करके बोलता है। वो रैली अपने आप में ऐतिहासिक रैली थी। 15 से 20 हज़ार, आप पुलिस की रिपोर्ट देखिए, जो मोदी जी के आने के बाद अंदर आ ही नहीं पाए। जो एक कॉरिडोर था उसको तोड़ दिया गया। भीड़ जिस प्रकार से वहाँ पर थी, मुझे लगता है कि मुझे इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। उसका सेहरा जो है वो सतीश उपाध्याय पर आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? ये सेहरा तो फिर सतीश उपाध्याय को मिलना चाहिए था, डिक्लेयर करना चाहिए था कि सतीश उपाध्याय हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। ये देखिए, ये पार्टी में जो क्रेडिट है वो सब कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष को ये क्रेडिट जाना, मुझे लगता है कि अपने आप को पीठ तपतपाना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने सतीश उपाध्याय के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरीके से उनके बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, जिस तरीके से ये बोला कि जो मीटर आपके घरों में तेजी से आता है वो सारा मीटर सतीश उपाध्याय और उनकी कंपनी ने लगाया है, मतलब पार्टी डर गई है। इसका मतलब तभी तो किरण बेदी देखिए, मैंने कहा कि आपको अगर किसी का व्यक्तिगत कैरेक्टर असैसिनेशन करना है और आप हिट एंड रन करेंगे, ये अनार्किस्ट अप्रोच है, झूठ कह करके भागेंगे। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी के 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैंने पीसी की और मैंने उसमें क्रिमिनल डिफेमेशन उनको नोटिस सर्व किया। इलेक्शन कमीशन को कहा, क्या संविधान में लिखा हुआ है कि कोई अपना बिजनेस करना इज़ अ क्राइम? कहीं उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की बात नहीं की। मैंने प्रामाणिक रूप से कहा, और आपको भी अनुराधा जी मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरी 6 कंपनी है। मेरी 6 कंपनी नहीं, उन्होंने जिन 2 कंपनियों के बारे में कहा कि इन कंपनियों में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हुआ है BSES के साथ, वो कंपनी आज तक इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई। उसमें अकाउंट तो छोड़ दीजिए, वो में कंपनियों का हम नाम नहीं जानते, हमें मालूम नहीं। कंपनी अफेयर्स है, सब कुछ है, कोई हम रातों रात तो गायब कर नहीं सकते उसको। चूंकि हमारी इमेज को टार्निश करना है और इसी के लिए मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर या तो राजनीति केजरीवाल छोड़ दें, अगर वो प्रूव कर दें तो अगर मैंने कहा ना, इसलिए मैंने क्रिमिनल डिफेमेशन डाला है, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की है। मैं अभी किसी के बारे में कुछ कह दूं और चुनाव का समय है, फिर ये मेरा काम है कि मैं उसको अब क्लैरिफाई करता रहूं। और इसलिए किसी भी चीज में हमने प्रामाणिकता से कहा कि हमने एक भी। लेकिन सतीश, जब आपके ऊपर उन लोगों ने पर्सनल आरोप लगाए तो आपकी केंद्रीय लीडरशिप को आके खड़ा होना चाहिए था, सतीश उपाध्याय को बचाना चाहिए था, दमखम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अमित शाह को बोलना चाहिए था कि गलत बोल रहे हैं दिल्ली का इशू है। उसमें प्रभात झा हमारे इलेक्शन कमीशन में हमारे साथ गए, हमने उसी दिन पीसी की। और इसलिए ये कहा ना अनुराधा जी की, ये झूठ बोल के शायद जिस स्तर की राजनीति केजरीवाल करते हैं, जिस स्तर पे मैं तो उनके स्तर पर नीचे जा नहीं सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ उसको मैंने ज़रूर उनको जवाब दे दिया है। और डेफिनेटली क्रिमिनल डिफेमेशन का नोटिस भी उनको दिया है। और मेरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन 1 आध दिन के अंदर उनके ऊपर कॉग्निजेंस लेकर के इसके बारे में ज़रूर कार्रवाई करेगा। ये बात बताइए कि केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले 3 महीने से अपने चुनाव की
की प्रक्रिया को पूरी तरह से शुरू कर दिया था। और जगह जगह देखिए तो उनके होर्डिंग और उनके लोग हर घर में जा रहे हैं। उनका जो कैंडिडेट्स भी थे वो भी पहले से ही बहुत डिसाइडेड थे, वो लोग काम कर रहे हैं। तो लगता है कि कैंपेनिंग में बीजेपी केजरीवाल की पार्टी से पीछे छूट गई है। नहीं, मुझे लगता है ये शायद आपको लगता है कि इस बार हमने अपना कैंपेन टॉप से स्टार्ट नहीं किया, हमने अपना कैंपेन नीचे से स्टार्ट किया और वो हमने बूथ लेवल से स्टार्ट किया। बूथ लेवल की हमारी आज 2700 पोलिंग सेंटर्स दिल्ली के अंदर हैं। हम बूथ लेवल पर एक एक पर गए हैं, हमने वहाँ पर सभाएं की हैं, वहाँ मैन टू मैन कांटेक्ट किया है, हमने मतदाता तक अप्रोच किया है, हमने जो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर है जिन क्लस्टर्स में विशेष अभियान चलाए हैं, हमने अपना मेंबरशिप अभियान चलाया है। की बात आप प्रधानमंत्री जी करते हैं कि मैं हाइप क्रिएट करता हूं, लेकिन हाइप तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने किया हुआ है। देखिए, हाइप तो उन्होंने इस 49 डेज का पार्लियामेंट के चुनाव में भी किया था और उन्होंने बहुत सब लोगों को कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 5 सीटें जीत करके आएंगे, बीजेपी का खाता बंद कर देंगे। अब उनकी जैसी राजनीति है जो जिस हाइप को वो क्रिएट करते हैं, वो तो पहले बता देना कि पिछले 3 महीने से जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, इतना पैसा कहाँ से आया। और पार्लियामेंट के चुनाव में आप लोग डंके की चोट पर पूछिए कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आप इतनी फंडिंग कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग उस तरीके का हाइप नहीं क्रिएट कर पा रहे। उनकी संस्कृति आप देखिए, हमको उनके स्तर पर जाना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन वहां पर रैली में, दिल्ली की रैली में, कि अरविंद केजरीवाल को नक्सलाइट कहा, अनार्किस्ट कहा, नक्सलाइट कहा, और उसका जवाब उन्होंने देना शुरू कर दिया कि क्या मैं आपको नक्सलाइट लगता हूं, क्या मैं अगर इसकी बात, स्वच्छता की बात करता हूं, क्या मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूं तो मैं नक्सलाइट लगता। तो नक्सलाइट उनको क्यों कहा? नहीं, इसलिए कि उनके जो जिस तरह के कनेक्शन है और जिस प्रवृत्ति से वो काम करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा उनके एनार्किस्ट अप्रोच है। दिल्ली में जिस प्रकार की अपसंस्कृति हो गई है, एक झूठ को आप 100 बार बोलिएगा तो जो लोग कम समझ रखते हैं उनको लगता है हाँ ये ठीक कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार एक झूठ की फैक्ट्री चल रही है और किसी भी चीज में झूठ बोल देना, फिर आप ये तो मानेंगे कि उनका कम्युनिकेशन अप्रोच जो है वो बीजेपी से बेहतर है, वो अपनी बात को अच्छी तरह से कह पा रहे हैं, आप लोग नहीं कह पा रहे। सवाल कम्युनिकेशन का नहीं है, सवाल कम्युनिकेशन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस तरह के आप नारे, जिस तरह की पॉलिटिक्स दिल्ली में 15 साल का जो शासन था, जिस तरह का दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और अन्ना आंदोलन चला, हमको थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। लोगों को एक परिवर्तन चाहिए था, लोगों ने परिवर्तन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट देकर कर लिया। एग्जैक्टली, तो इसलिए लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता हो सकता है कुछ और भी तो चाहती है। दिल्ली की जनता क्या चाहती है, मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दिल्ली की जनता ने पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपना नतीजा बताया, दिल्ली की जनता ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में भी अपना नतीजा बताया, और अभी पिछले हफ्ते दिल्ली की जनता ने कैंटोनमेंट के चुनाव में भी अपना नतीजा बताया। अब किसको बेंचमार्क मानेंगे मुझे मालूम नहीं, और अभी 7 तारीख दूर नहीं है, 7 तारीख का चुनाव होगा, दोबारा जरूर आप हम भी मिलेंगे। ये बताइए कि सतीश उपाध्याय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो फिर अध्यक्ष, हमेशा ये कहा जाता है कि जो अध्यक्ष होता है वही चेहरा आगे होता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता। मेरे पास जो पार्टी ने मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो जिम्मेवारी दी है, मुझे 70 सीटों पर अपनी पार्टी को जिता करके लाना है। ये मेरा काम है, अपने संगठन को मजबूत करके रखना। वो काम तो दे दिया महिला ब्रिगेड को, किरण बेदी जी को, शाजिया आलमी को पार्टी ने चेहरा आगे बना करके दे दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। महिला ब्रिगेड के भरोसे अब बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतने का प्रयास करे। वो हर एक की अपनी भूमिका है। मैं तो कम से कम ये मुख्यमंत्री की रेस में, मुख्यमंत्री की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं हूँ। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना, उस पर काम करना, अपने कैडर को इंटैक्ट रखना, कैडर में एक जोश भरना, ये मेरा काम है और वो काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ। वेरियस लॉबीज दिल्ली बीजेपी में काम करती है, कहते हैं एक पंजाबी लॉबी होती है, एक बनिया लॉबी होती है, एक यूपी बिहार की लॉबी होती है, और वेरियस लीडर्स आपस की गुटबाजी और वो बैलेंसिंग करके चलते। अब कह रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो सब डरे सहमे हुए हैं कि अब किस तरीके से उनके ऊपर क्या होगा, किसका डंडा चलेगा, किसको लीडर रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। सब कुछ एक दूसरे तरीके के डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो दिल्ली बीजेपी में होने वाली है। सब ऊपर से नीचे जो है
छान दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना पार्टी में कभी ऐसा हुआ है और ना आगे होगा। लोग आते हैं, लोग उसमें समावेश होते हैं। तो किरण बेदी की भूमिका क्या होगी? कि मैंने कहा ना, किरण बेदी की चुनाव लड़ेंगे वो, और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि उनकी भूमिका क्या होनी है। कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, वो आम आदमी से थोड़े डरे, और केजरीवाल की उनकी जिस तरीके उससे थोड़े डरे और सहमे हैं कि कहीं उनका खेल बिगाड़ ना दे आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, जितने भी चुनाव हुए हैं, हम निश्चित रूप से, अब ये तो तभी होगा क्योंकि जब तक 7 तारीख के नतीजे नहीं आ जाते, ये परसेप्शन, ये प्रश्न लगातार घूमते रहेंगे। और जब तक चुनाव का नतीजा आएगा तो निश्चित रूप से आप विश्वास मानिएगा, ये जो डर, और ये बात सही है आपका, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने एक वर्ग के अंदर अपना इनरूट किया है। वो लोग गए हैं, जिस तरह के झूठे वायदे उन्होंने कहा, लोगों को जो भी कुछ बोला, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और गत चुनावों के जो नतीजे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि उनकी जो प्रामाणिकता है वो कम हुई है, लोग उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जैसे उन्होंने आपके खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से वो लोगों के खिलाफ बोल रहे, बीजेपी उसका उस धमक से जवाब नहीं दे पा रही है। हमने पूरा जवाब दिया है, हमने पूरा जवाब दिया, हमने को पूरा एक्सपोज किया है, पूरा जवाब दिया है। अनुराधा जी, एक बात मानिए कि मुझे लगता है कि हमको अपने एक स्तर को तो मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, पर्सनली सतीश उपाध्याय की क्रेडिबिलिटी में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेंट तो लगाना, एक क्वेश्चन मार्क तो उन्होंने खड़ा कर दिया सतीश उपाध्याय के ऊपर। देखिए, ये ऐसा है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, या तो अगर मैं इस पर चुप बैठता, मैं क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं करता, मैं इलेक्शन कमीशन में, आयोग में उनकी रिपोर्ट नहीं करता, तो लोगों को लगता, और ये सही है कि जब भी आप, ये समाज का नियम है, जब भी आप, मैं किसी के भी बारे में कुछ जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, मैं ऐसा किसी के बारे में आरोप लगा दूं, तो ये लोग को जवाब देना ये आपका काम हो जाता है। ये बात लोगों को समझनी होगी। और मेरा बहुत लंबा एक करियर है, जिस करियर में मैंने काम किया है, बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, और ये सब चीज़ें हम करते हैं, लोगों को निश्चित रूप से समझ आएगा। और इसलिए हमने कहा है कि हम इसको कोर्ट में ले जाकर भी इस चीज़ को छोड़ेंगे। अब जब तक कोर्ट में जाएंगे, जब तक कोर्ट में फैसला होगा, चुनाव तो निकल जाएगा। तो इसलिए कहा ना, दुर्भाग्य है ये, इसमें आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप किसी को एक एक को जाके समझा नहीं सकते कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये जो लोग झूठ का काम करते हैं, जिनको काम ही ये करना है, तो निश्चित रूप से इसलिए उनका दिल्ली से जाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए इस सब में हम लगे हुए हैं। अल्टीमेटली जीत सत्य की ही होती है, और इसलिए सत्य को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या आपकी लीडरशिप आपके साथ खड़ी है? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पूरी तरह से परसेप्शन क्या हो, अमित शाह जी से लेकर के और नीचे तक, आज तक मेरी पार्टी ने कभी मुझसे इस तरह का, जब भी कोई प्रकरण हुआ, कभी ये सवाल नहीं किया गया। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी पूरी लीडरशिप मेरे साथ है, और उन्होंने सबने कभी भी पूरा सहयोग मुझे हर चीज़ में दिया है। किरण बेदी पार्टी में आने वाली हैं, ये सतीश उपाध्याय को पता था? निश्चित रूप से कोई भी ज्वाइन करता है, पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं, मुझसे बातचीत होती है। बातचीत किसने शुरू की थी उनके ज्वाइन करने की? नहीं, अब ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि डिस्कशन का पार्ट नहीं है। लेकिन वो अपने टर्म्स पर आई। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई टर्म्स है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। कोई शर्तों पर पार्टी में, कम से कम बीजेपी में तो ये संभव नहीं है कि पार्टी इतनी बड़ी है कि कोई शर्त पर आए कि मैं ये चाहता हूँ और इस कारण से आप मुझे पार्टी में लीजिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे आमने सामने में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।